एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के दो डिसीजेस पढ़े थे, तो आज की वीडियो में हम दो प्रोटोजोन डिसीजेस को डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट डिसीज मलेरियल डिसीज एंड सेकेंड वन इज एमीबाइसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन भी एक पैथोजन है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पैथोजन हमारी बुक में कितने टाइप के दिए हुए हैं। तो उनमें से हमने बैक्टीरियल के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे दो प्रोटोजोन डिसीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मलेरिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमीबाइसिस। तो चलिए मलेरिया से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोल डिसीज़ है। क्या है? एक प्रोटोजोन डिसीज़ है। इसका कौन सा प्रोटोजोन होता है जो हमें मलेरिया कॉज करता है? प्रोटोजोन होता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की भी हमें 3 क्लासेस दी गई है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम। जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम है वो सबसे मेलिग्नेंट प्लाज्मोडियम है। मेलिग्नेंट का मतलब मृत्युदायक। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम से किसी को मलेरिया हुआ है तो उसकी डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो फाल्सीपरम है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेलिग्नेंट है, मृत्युदायक है। तो भाई हम आगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है और कैसे हमें इसकी लाइफ साइकिल के दौरान मलेरिया की बीमारी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट होस्ट होता है उसका ह्यूमन एंड सेकंड होस्ट इज फीमेल एनोफ्लीज। आपने फीमेल एनोफ्लीज के बारे में सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी हमने फीमेल एनोफ्लीज के बारे में पढ़ा है। ये क्या है? एक मॉस्किटो है। प्लाज्मोडियम साइकिल के दो होस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट होस्ट इज ह्यूमन, सेकंड वन इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम साइकिल इन दो होस्ट की हेल्प लेके अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने प्लाज्मोडियम साइकिल को। प्लाज्मोडियम साइकिल जैसे कि मैंने बताया दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट होस्ट हमारा ह्यूमन है और सेकंड होस्ट हमारा एनोफ्लीज है, लेकिन जो फीमेल एनोफ्लीज है वही होस्ट ह्यूमन तक प्लाज्मोडियम को पहुंचाती है। उसका पहुंचाने का तरीका क्या है कि जो फीमेल एनोफ्लीज है वो हमें बाइट करेगी, हमें डंक मारेगी। उस डंक के दौरान वो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा देती है। तो हम इसकी लाइफ साइकिल को पूरे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? जो एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज, नॉट मेल एनोफ्लीज, जो फीमेल एनोफ्लीज होती है उसके अंदर स्पोरोजोइट्स रहते हैं। फीमेल एनोफ्लीज के जो गट होता है, जो उसके सेलिवरी ग्लैंड होते हैं उसके अंदर स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स पता है क्या होता है? मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है ये। मतलब यही वो इन्फेक्टिव स्टेज जो हमें प्लाज्मोडियम से अफेक्ट करती है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स ये क्या करते हैं? जब फीमेल एनोफ्लीज हमें बाइट करती है तो ये जो स्पोरोजोइट्स है उसकी गट से एस्केप होके ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं, ह्यूमन बॉडी तक। ह्यूमन, अब मॉस्किटो ने हमें बाइट कर लिया तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गए। अब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच के पता है कहाँ जाते हैं? हमारे लीवर सेल में। लीवर सेल में कैसे पहुंच रहे हैं? लीवर सेल में कैसे पहुंचेंगे? थ्रू आवर ब्लड। तो जो मॉस्किटो है जब ह्यूमन को बाइट कर लेती है फीमेल एनोफ्लीज, तो बाइट करने के बाद जो स्पोरोजोइट्स हैं वो ह्यूमन के लीवर में पहुंच जाते हैं। और लीवर में किस तरह पहुंचते हैं? वो थ्रू ब्लड। ब्लड में पहुंचने के बाद ये पैरासाइट्स जो होते हैं, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली और सेक्सुअली का मतलब तो आपको पता ही होगा। एसेक्सुअली कौन से होते हैं? विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मतलब फीमेल्स की जो मेटिंग होती है, फिजिकल मेटिंग, वो नहीं होता। तो वैसे ही एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं? लीवर सेल के अंदर ही ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली तो क्या होगा? लीवर सेल की बर्स्टिंग होगी। क्या होगी? बर्स्टिंग। बर्स्टिंग मतलब फट जाएगा लीवर सेल बिल्कुल। जब ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करके पूरे लीवर सेल को भर देंगे उसके बाद क्या होगा? लीवर सेल फट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाएंगे। ब्लड के थ्रू पहले तो ये लीवर तक पहुंचे थे। लीवर में इन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा और रिप्रोड्यूस करने के बाद दोबारा फिर ये एंटर कर गए हमारे ब्लड में। और उसके बाद ये आरबीसीज में जाके
आरबीसीज में जाके इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा। कैसे? सेक्सुअली। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद इन्होंने क्या बनाए? गेमेटोसाइट्स। दो मेल गेमेटोसाइट्स और फीमेल गेमेटोसाइट्स जो हमें बुक में दिखाए भी हुए हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इन्होंने कहाँ किया? आरबीसीज में। जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो आरबीसीज का भी रप्चर होता है। रप्चर मतलब आप जानते हैं, जैसे बस्टिंग हुई थी वैसे ही रप्चर होता है आरबीसीज का। तो जब आरबीसीज का रप्चर होता है ना, तो उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर आता है। टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर आता है जिसे हम हेमोजोइन कहते हैं। ये जो मैंने आपको वर्ड बता रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको स्पोरोजोइट के बारे में बताया कि ये मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है, उसी तरह हेमोजोइंस जो रप्चर ऑफ आरबीसीज के बाद बाहर आते हैं, इससे पता क्या होता है? हमें चिल्स आते हैं, हाई फीवर होता है, 3 से 4 दिनों तक हमें हाई फीवर चढ़ा रहता है। तो ये हेमोजोइन जो टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलता है इसकी वजह से होता है। आप इन वर्ड को, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाले हुए हैं ना, जैसे हेमोजोइंस, स्पोरोजोइट्स, को याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे गेमेटोसाइट्स बन गए। उसके बाद क्या होगा? इन गेमेटोसाइट्स को, अब देखो मैंने क्या बताया था, प्लाज्मोडियम साइकिल जो है 2 होस्ट पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट होस्ट हम ह्यूमन पर चलते आ रहे हैं कि एनोफ्लीज ने क्या किया? ह्यूमन को बाइट किया। बाइट करने के बाद जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज थी स्पोरोजोइट, वो हम ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर गई। उसके बाद वो पैरासाइट थ्रू ब्लड लिवर सेल्स में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया जिससे लिवर सेल की बस्टिंग हुई। फिर वो ब्लड में एंटर करके आरबीसीज तक पहुंचे जहां उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद आरबीसीज का रप्चर हुआ जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस निकला हेमोजोइन, जो चिल्स और फीवर को कोज करता है। उसके बाद ये जो गेमेटोसाइट्स बने उन्हें क्या करेगी? फीमेल एनोफ्लीज गेमेटोसाइट्स को उठा लेगी, दोबारा फिर बाइट करके इन्हें उठा लेगी। और उसके बाद ये जो मेल और फीमेल एनोफ्लीज के ये दो जो गेमेटोसाइट्स बने हैं, मेल और फीमेल, इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? गट में। और उसके बाद ये कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड में। और जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोबारा फिर जो स्टेज बनेगी वो फिर से होगी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स। तो यही है हमारी प्लाज्मोडियम की साइकिल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लाज्मोडियम साइकिल 2 होस्ट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड वन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। और ये ह्यूमन को मॉस्किटो ने क्या किया? बाइट किया। बाइट करने के बाद क्या हुआ? मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड ये हमारे लीवर सेल्स में पहुंच गए थ्रू ब्लड। उसके बाद इन्होंने क्या किया? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया जिससे लीवर सेल की बस्टिंग होगी। बस्टिंग होने के बाद क्या हुआ? ये एंटर कर गए ब्लड में। उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया आरबीसीज में जिससे आरबीसीज का रप्चर हो गया और क्या निकला? टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन। फिर गेमेटोसाइट्स बन गए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद। फीमेल एनोफ्लीज ने इन गेमेटोसाइट्स को उठा लिया। उसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन हुआ गट में, और गट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज बनी स्पोरोजोइट्स और ये माइग्रेट कर गए सैलिवरी ग्लैंड्स में। दोबारा फिर वहाँ से फीमेल एनोफ्लीज ह्यूमन को बाइट करेगी और ये प्लाज्मोडियम को दोबारा फिर बॉडी में फैला देगी। तो इसी तरह चलता है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। तो आप देख सकते हैं यही था हमारी मलेरिया के बारे में हमारी बुक में दिया हुआ। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, स्पोरोजोइट्स क्या है, हेमोजोइन क्या है, उसके बाद प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हैं, और ये जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनोफ्लीज ने कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो ये प्लाज्मोडियम जो है इसको कौन एंटर कराता है ह्यूमन बॉडी में, मतलब कौन सा मॉस्किटो। तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा कि एनोफ्लीज कराता है, एडीज कराता है। तो बच्चे देखते ही एनोफ्लीज लगाते थे, बट वो एनोफ्लीज नहीं, फीमेल एनोफ्लीज है। समझ में आया आपको? तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे डिसीज़ की। तो देखिए दिया हुआ है हमारा दूसरा डिसीज़ एमीबायसिस। एमीबायसिस भी एक क्या है? प्रोटोजोल डिसीज़ है। इसका प्रोटोजोन कौन सा है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और मलेरिया का प्रोटोजोन कौन सा था? प्लाज्मोडियम। और इसका अफेक्ट कहाँ आता है हमारा प्रोटोजोन का? लार्ज इंटेस्टाइन पे। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। इसका मैकेनिकल कैरियर होता है, वो भी कौन होते हैं? हाउस फ्लाइज। और ये फीकल मैटर के थ्रू, मतलब जो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की कोई अफेक्ट करता है तो अगर वो उस इन्फेक्टेड पर्सन है जो इसका फीकल मैटर होगा उसके थ्रू ये जो हाउस फ्लाइज है ना वो दूसरे पर्सन में इसको पास करेंगी।
समझ में आया आपको? तो इसके बारे में ज़रा सा ही दिया हुआ हमारे बुक में, उतना ही मैंने आपको बता दिया कि जो ये प्रोटोजोन है चीज़ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसका प्रोटोजोन कौन सा है? एमीबायोसिस एक प्रोटोजोल डिसीज़ है और इसका प्रोटोजोन कौन सा है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसका अफेक्ट कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे। सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं? कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल सक्सेस, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। मैकेनिकल कैरियर कौन सा है? हाउस फ्लाइज। और फैलता कैसे है? फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से। तो हमारी बुक में इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। तो कल की वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमसे बन पाएंगे उन्हें हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे कल, पढ़ते रहिए।